Hello everyone, welcome to the YouTube channel of Hopes and Dreams Universal School. Subscribe our channel and press the bell icon button to get the notification of our new videos. Thank you. लाइफ स्टॉक, पशुधन। हमने एग्रीकल्चर के बारे में बहुत कुछ पढ़ लिया था। अब हम पढ़ने वाले हैं पशुधन के बारे में। वी हैव लर्न मैनी थिंग्स अबाउट एग्रीकल्चर। हमने कृषि के बारे में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। हाउ एवर ग्रोइंग प्लांट्स एंड ट्री इज़ ओनली वन पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर। हालांकि प्लांट्स ग्रो करना, ट्रीज ग्रो करना, ये सिर्फ कृषि का एक हिस्सा है। द अदर पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर इज एनिमल रियरिंग विच इज़ कॉल्ड लाइफ स्टॉक। एग्रीकल्चर का जो कृषि है, इसका दूसरा हिस्सा क्या है? एनिमल्स रियरिंग, पशु पालना, जिसे लाइफ स्टॉक, पशुधन कहा जाता है। मतलब देखो, लोग क्या होते हैं कि गांवों के लोग सिर्फ खेती नहीं करते, वो पशु भी पालते हैं। ये आप सबको भी पता है ना। तो पशु पालना क्या होता है? पशुधन। मतलब वो पशु से आय का स्रोत बनाते हैं, मतलब कहीं दूध बेचकर या किस तरह से, वो हम आगे पढ़ने वाले हैं। बिसाइड फार्मिंग, फार्मर्स ऑल्सो रियरिंग मैनी एनिमल्स। खेती के अलावा जो किसान है वो बहुत सारे पशु भी पालते हैं। दे रियर कैटल लाइक बफेलोज एंड काउज। जैसे वो भैंस, गायें, मवेशी पालते हैं। कैटल मवेशी बोलते हैं। दे रियर कैटल फॉर मिल्क। वो गाय को किस लिए पालते हैं? दूध के लिए। हैंस दे आर कॉल्ड मिल्क कैटल। इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है? दुधारू पशु। जिन जानवरों को दूध के लिए पाला जाता है उन्हें दुधारू पशु कहा जाता है। कैटल रियरिंग फॉर मिल्क इज कॉल्ड डेयरी फार्मिंग। कैटल रियरिंग फॉर मिल्क मतलब मवेशियों को दूध के लिए पालना डेयरी फार्मिंग कहलाता है। कई बार जैसे देखो, आजकल तो लोगों के घरों में दूध देने आते हैं। कई बार होता है कि हम लोग रास्ते में जाते तो ऊपर लिखा होता है डेयरी, डेयरी जहाँ पर दूध मिलता है, या मम्मा बोलते हैं आज डेयरी से दूध लेकर आओ। तो जहाँ पर दूध बेचा जाता है ना, दूध मतलब पशुओं को पाला जाता है दूध बेचने के लिए, तो उसे डेयरी फार्मिंग भी कहा जाता है। The production of milk has increased from the 1970s onward through the White Revolution, a step taken by the government to boost milk production। मतलब कि 1970 में श्वेत क्रांति के द्वारा मिल्क का उत्पादन भारत में बहुत ज़्यादा हो गया, और ये सरकार के द्वारा लिया गया एक महत्वपूर्ण फैसला है। श्वेत क्रांति क्या है? दूध के लिए जंग, मतलब दूध की कमी को दूर करना। मतलब दूध की कमी के लिए सरकार ने जो फैसला लिया था कि लोग घरों में दूध मतलब ये जो एनिमल्स है ये पाल सकते हैं और इनका दूध बेच सकते हैं। द अदर एनिमल रेयर्ड बाय फार्मर्स आर। और कौन कौन से एनिमल्स है जो किसान पालते हैं? ऑक्सन, बैल। दे आर यूज टू प्लग द फील्ड्स। बैलों को क्यों पाला जाता है? खेतों को जोतने में। देखो आजकल तो ट्रैक्टर और काफ़ी चीज़ें आ चुकी है जो खेतों को जोतते हैं, बट सबसे पहले खेतों को कौन जोतते थे? बैल ही जोतते थे। कैमल्स, दे आर मेनली फाउंड इन द स्टेट ऑफ राजस्थान। ये तो आप सबको पता है कि कैमल ज़्यादातर राजस्थान में पाए जाते हैं। दे आर यूज एज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। इनका यूज़ ट्रांसपोर्ट मतलब आने जाने के लिए भी किया जाता है, एक साधन के रूप में भी किया जाता है कैमल का यूज़। देयर स्किन इज यूज टू मेक लेदर गुड्स। जो कैमल की स्किन है वो किस काम आती है? लेदर का माल बनाने के लिए, लेदर में यूज़ की जाती है। शीप, दे आर रियर मेनली इन द नॉर्थन पार्ट ऑफ इंडिया। शीप को ज़्यादातर कहाँ पाला जाता है? उत्तरी भारत में। दे आर रियर फॉर वूल प्रोडक्शन। इसका यूज़ किस लिए किया जाता है? ऊन प्रोडक्शन के लिए। ये आप सबको पता है कि ऊन हमें किससे मिलता है? शीप से। तो शीप का पालन क्यों किया जाता है? ऊन के लिए। बर्ड्स, चिकन, डक एंड टर्की आर ऑल्सो रियर फॉर एग्स एंड मीट। चिकन, मुर्गी, डक, बतख, टर्की, इन सबको एग के लिए और मीट के लिए पाला जाता है। रेयरिंग ऑफ दिस बर्ड इज नोन एज पोल्ट्री फार्मिंग। इन पक्षियों को पालना क्या कहलाता है? पोल्ट्री फार्मिंग, मुर्गी पालन। गोट्स, दे आर रियर फॉर मिल्क एंड मीट। गोट क्यों पाली जाती है? मिल्क के लिए और मीट के लिए। दे आर रियर थ्रू आउट इंडिया। यह पूरे इंडिया में ही पाली जाती है, मतलब पूरे इंडिया में ही इसका पालन किया जाता है। लोग इसे अपने घर में पालते हैं। Thus, agriculture which includes both farming and cattle rearing is the most important occupation in India। एग्रीकल्चर में क्या आता है? फार्मिंग भी आती है और कैटल रेयरिंग भी आती है, मतलब कि खेती बाड़ी भी आती है और पशुपालन भी आता है। और ये जो एग्रीकल्चर है ये हमारे इंडिया का, हमारे भारत का इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण ऑक्यूपेशन है, व्यवसाय है।
इट इज़ द बैकबोन ऑफ आर इकोनॉमी। जो एग्रीकल्चर है वो हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, मतलब हमारी अर्थव्यवस्था को बहुत बेहतर बनाती है। इट हैज़ हेल्प इमेंसली इन डेवलपिंग आवर कंट्री। एग्रीकल्चर ने हमारे देश को विकसित करने में बहुत मदद की है। हाउ वॉज प्रोग्रेस मेड पॉसिबल इन एग्रीकल्चर? कृषि में इतने प्रोग्रेस कैसे हुई? कृषि में इतना विकास क्यों कैसे हुआ? कृषि में इतनी प्रगति कैसे हुई? दिस वॉज मेड पॉसिबल थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ साइंस। यह विज्ञान के आविष्कार के साथ हुई। साइंटिफिक नॉलेज प्रोवाइड्स फार्मर विद द मॉडर्न मेथड ऑफ फार्मिंग। जो हमारा साइंटिफिक नॉलेज है, जो हमारा विज्ञान ज्ञान है, वो क्या होता है कि किसानों को खेती के मॉडर्न आधुनिक तरीके प्रदान करता है, मतलब वो नए नए तरीके से कैसे खेती कर सकते हैं। ओके, दे कैन यूज ट्रैक्टर्स एंड हार्वेस्टर्स टू इम्प्रूव द वेराइटीज ऑफ सीड्स एंड फर्टिलाइजर। जो किसान है वो ट्रैक्टर और हार्वेस्टर्स क्या होता है बच्चा? फसलों के काटने की मशीन होती है। वे ट्रैक्टर और हार्वेस्टर से बीज और उर्वरकों की किस्मों को और अच्छे से कर सकते हैं। इनसे वे फसलों को और बेहतर बना सकते हैं। एग्रीकल्चर कॉलेजेस हैव बीन सेट अप टू ट्रेन स्टूडेंट इन द मॉडर्न मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर। आजकल कृषि कॉलेज भी खोले गए हैं, एग्रीकल्चर कॉलेजेस भी खोले गए हैं। ये कॉलेजेस छात्रों को नए नए तरीके से खेती करने के बारे में सिखाते हैं। मतलब ये जो कॉलेज खोले गए हैं, जो कृषि कॉलेज खोले गए हैं, ये छात्रों को मॉडर्न नए तरीके के खेती करने के बारे में बताते हैं। मैनी फर्टिलाइजर्स फैक्ट्रीज हैव बीन सेट अप एंड फर्टिलाइजर आर सोल्ड टू फार्मर्स एट अ लो प्राइस। कृषि को और बेहतर करने के लिए कई फर्टिलाइजर फैक्ट्रीज ओपन हुई है, जो किसानों को जो उर्वरक है, फर्टिलाइजर है, वो बहुत कम दाम में बेचे जाते हैं। ओके, समझ आया आपको कि ये जो कृषि जो खेती है उसका प्रोग्रेस कैसे हुई है? उसका प्रोग्रेस साइंस के तरीक़ों से हुई है, क्योंकि तो साइंस ने काफ़ी सारे मेथड्स जो है वो किसानों को बताए हैं किस तरह से वो नए तरीके से खेती कर सकते हैं। और एग्रीकल्चर कॉलेज भी खोले गए हैं जो स्टूडेंट्स को आधुनिक तरीके से नई पद्धतियों के द्वारा कैसे नई खेती कर सकते हैं। ओके, और ये जो फर्टिलाइज़र है ये भी बहुत कम मात्रा में कम दामों में किसानों को बेचे जाते हैं। द गवर्नमेंट ऑल्सो हेल्प्स द फार्मर प्रोटेक्ट द क्रॉप्स फ्रॉम इंसेक्ट एंड पेस्टिस बाय सप्लाइंग दैम पेस्टिसाइड्स। और जो हमारी गवर्नमेंट है, जो हमारी सरकार है, वो भी क्या इन कीटनाशक किसानों को उपलब्ध करवाती है। जो कीट है ना, जो कीड़े मकोड़े जो कीट है जो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, उन्हें ख़त्म करने के लिए हमारी सरकार समय समय पर किसानों को कीटनाशक सप्लाई करती है। Between 1950 and 1983, India's food production increased threefold because of increased use of fertilizer and machinery in agriculture. आपको पता है 1950 से लेकर 1983 के बीच में ये जो फर्टिलाइज़र है इनका उपयोग करके और नई मशीनरी का उपयोग करके कृषि में 3 गुना वृद्धि हुई है। मतलब जहाँ पर कृषि कम होती थी, पर्याप्त मात्रा में भी नहीं हो पाती थी, वो इन उर्वरकों का उपयोग करके, इन कीटनाशकों का और इन मशीनरियों का उपयोग करके कृषि में 3 गुना वृद्धि हुई है। दिस इज कॉल्ड द ग्रीन रेवोल्यूशन, जिसे हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। ओके स्टूडेंट्स, अब आपने एग्रीकल्चर के दोनों पार्ट्स के बारे में पढ़ चुके हैं, कैश क्रॉप्स, ये जो एग्रीकल्चर है, और लाइव स्टॉक है। ओके, तो आपको जितने भी मैंने क्वेश्चंस पूछे हैं प्लीज़ आप उसके आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर राइट कीजिए। मैं आपसे फिर से कुछ क्वेश्चंस पूछने वाली हूँ, तो उसके आंसर भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में राइट कीजिए। ओके, व्हाट इज़ कॉल्ड मिल्क कैटल? नाउ नेम सम दुधारू पशु। एंड हु इज़ द बैकबोन आर इकोनॉमी? नेक्स्ट क्वेश्चन इज which birds give us eggs and meat? Which animal give us wool? Which animal skin is used to make leather goods? Which animal used to plough the fields? ओके, तो आप ये इन क्वेश्चंस के आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के सेंड कीजिए। ओके, गुड बाय।